स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है फ्रेंड, ये क्लास भारतीय संविधान के अंतर्गत आज हम लोग संविधान सभा के गठन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। फ्रेंड, बहुत ही कम समय में हम संपूर्ण संविधान पर अलग अलग टॉपिक वाइज क्लासों के माध्यम से संपूर्ण संविधान को कवर कराने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड, ये जो हमारी क्लास होगी विशेषकर आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल को ध्यान में रखते हुए हम ये क्लास ले रहे हैं। इसमें हम पिछले प्रीवियस ईयर प्रश्नों का अवलोकन करें आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल में, तो आप देखेंगे कि संविधान से आपके हर शिफ्ट में 9 से 10 प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम संपूर्ण संविधान को हम बहुत ही कम समय में हम कवर कराने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ आप किसी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये क्लास बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। तो फ्रेंड, चलिए चर्चा करते हैं। आज हम लोग संविधान के निर्माण के बारे में, संविधान का गठन कैसे हुआ, इसमें सबसे पहले हम लोग संविधान सभा की मांग के बारे में चर्चा करेंगे। जो हमारा संविधान सभा की मांग कब कब उठी, तो फ्रेंड सबसे पहले 1922 में आपके महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग की थी। और महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग करते हुए उन्होंने कहा था कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें केवल भारतीय ही शामिल होंगे, भारतीय होंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। फ्रेंड, सेकेंड पॉइंट देखें आपका, तो स्वराज पार्टी के द्वारा यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी के माध्यम से मई 1934 में संविधान सभा की मांग की गई थी। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। अगर कभी प्रश्न ये पूछे कि स्वराज पार्टी के द्वारा संविधान सभा की मांग कब की गई थी, तो याद रखेंगे मई 1934 में की गई थी। फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। फ्रेंड, 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम एम.एन. राय ने दिया था। अगर ये पूछा जाए कभी फ्रेंड कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा आपका कब भारतीय संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संविधान सभा की मांग की गई थी, तो याद रखेंगे ये आपका 1935 में आपके ऐसा कहा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। तो फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। फ्रेंड, अंग्रेजों के द्वारा पहली बार कब आपके संविधान सभा के गठन को स्वीकार किया गया, कब उन्होंने संविधान सभा के गठन को माना, तो अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव के द्वारा अंग्रेजों के द्वारा संविधान सभा के गठन को स्वीकार किया गया था। याद रखेंगे फ्रेंड, अगस्त 1940 की तिथि है, इसी दिन इन्होंने स्वीकार किया था। और अंग्रेजों के द्वारा कहा गया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें ज्यादा भारतीय होंगे। लेकिन इसके बाद भी मुस्लिम लीग जो थी और कांग्रेस थी और जो अन्य संगठन थे उस समय के, उन्होंने इस प्रस्ताव को, अंग्रेजों के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। फ्रेंड, क्योंकि जो आपकी उस समय के संगठन थे और आपका राष्ट्रीय कांग्रेस थी आपकी, वो आपके स्वतंत्रता से नीचे कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी। फ्रेंड, इसके बाद आपका एक कारण और भी है जो आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया। अंग्रेजों के द्वारा कहा गया कि हम द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दीजिए हमारा, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम इसका गठन करेंगे। यह भी एक कारण बना उस समय। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। 1942 में आपका स्टेफोर्ड की अध्यक्षता में क्रिप्स प्रस्ताव भारत आता है। कब आता है फ्रेंड? यहां से ही प्रश्न पूछता है
कि क्रिप्स प्रस्ताव कब भारत आया, तो याद रखेंगे ये आपका 1942 में आपका आया था। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। अगर कैबिनेट मिशन की चर्चा करें कि कब भारत आया था, तो याद रखेंगे तारीख 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। और इसके अध्यक्ष कौन थे, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो पैथिक लॉरेंस कर रहे थे। इसमें दो और सदस्य थे, उसमें से एक सदस्य का नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स और एक और सदस्य थे, उनका नाम था एबी अलेक्जेंडर। तो यहाँ से प्रश्न पूछता है जो कैबिनेट मिशन था वो कितनी सदस्य था, तो याद रखेंगे 3 सदस्य थे, जिसमें एक अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे, 2 अन्य सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। फ्रेंड, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर ही गठन किया गया था आपका। और फ्रेंड, आगे हम चर्चा करते हैं कि प्रांतीय सभाओं में कुल 389 सीटों पर चुनाव होना था। कितने सीटों पर फ्रेंड, याद रखेंगे 389 सीटों पर चुनाव होना था। अब फ्रेंड प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्या कारण था कि केवल 389 सीट पे चुनाव होना था, इससे अधिक पर क्यों नहीं चुनाव हुआ। तो फ्रेंड आपको बता दूं आपके जानकारी के लिए, क्योंकि भारत की जनसंख्या उस समय लगभग कितने करोड़ थी, लगभग 40 करोड़ थी उस समय, 40 करोड़ जनसंख्या थी। और प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुना जाना था। तो इसी को आधार बनाते हुए कुल 389 सदस्यों का चुनाव किया गया। अगर 389 सदस्यों में बात करें आपको, तो 200 जो 92 सदस्य थे ये आपके ब्रिटिश भारत से चुने जाने थे। ये जो थे आपका ब्रिटिश भारत से चुने जाने थे, ब्रिटिश भारत। और फ्रेंड इसमें 4 जो सदस्य और थे ये आपके किससे चुने जाने थे, चीफ कमिश्नरी से। किससे फ्रेंड, चीफ कमिश्नरी से चुने जाने थे। फ्रेंड प्रश्न ये उठता है कि ये चीफ कमिश्नरी क्या होता था। तो फ्रेंड ये चीफ कमिश्नरी प्रांत जो होता था, इस समय जो आपका वर्तमान में केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उसी प्रकार के ये आपके भाग या प्रांत हुआ करते थे। वहां से आपके 4 सदस्य चुने जाने थे और शेष आपके 93 सदस्य, आपके जो 93 सीटें थी ये कहां से चुनी जानी थी, तो ये आपकी देसी रियासतों से चुनी जानी थी, रियासत से चुनी जानी थी आपकी 93 सीटें। और फ्रेंड चीफ कमिश्नरी प्रांत जो था आपका, ये 4 जो था, इसमें आपका अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली वाला क्षेत्र था। याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ आपके। फ्रेंड जब चुनाव हुआ 389 सीटों पर अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा ये सदस्य चुने गए थे, तो उसमें आपके याद रखेंगे कि 208 सीटें कांग्रेस को मिली कुल टोटल, और 73 सीट मुस्लिम लीग को मिली और शेष अन्य सीटें अन्य को मिली थी शेष सीटें। और फ्रेंड ये जो आपका चुनाव हुआ इसमें आपका देसी रियासतें आपकी भाग नहीं ली। याद रखेंगे कौन भाग नहीं लिया था, देसी रियासतें इसमें आपकी भाग नहीं ली थी। और इसके साथ साथ अब प्रश्न ये उठ जाता है कि अगर देसी रियासतें इसमें भाग नहीं ली तो इसमें देसी रियासतों से भी तो सदस्य शामिल थे, वो कहां से आए। तो फ्रेंड जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो देसी रियासतों से जो सदस्य आए थे उन्हें मनोनीत किया गया था, उन्हें मनोनीत करके इसमें शामिल किया गया था। फ्रेंड अब हम लोग संविधान सभा के कामकाज पे चर्चा करेंगे। फ्रेंड अगर संविधान सभा के बैठक की बात करें कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो याद रखेंगे संविधान सभा की
जो प्रथम बैठक हुई थी आपकी, ये 9 दिसंबर 1946 को हुई। और जो प्रथम बैठक हुई इसमें आपके मुस्लिम लीग और आपके देसी रियासतें भाग नहीं ली थी। और फ्रेंड, जो प्रथम बैठक हुई इसमें कुल आपके सदस्य 207 सदस्य उपस्थित हुए। 207 सदस्य आपके उपस्थित हुए। फ्रेंड, ये जो 207 सदस्य उपस्थित हुए इसको लेके बहुत से किताबों में ये संख्या 207 मिलती है। अगर फ्रेंड एस लक्ष्मीकांत को लेके चलें तो उसमें आपकी संख्या 211 बताई गई है। इसको लेके कंफ्यूजन है। फ्रेंड, ये आपका 207 लेके चलेंगे। कुल कितने सदस्य उस दिन उपस्थित हुए थे? तो 207 सदस्य उपस्थित हुए थे। और इस आपके पहली बैठक में मुस्लिम लीग और देसी रियासतें भाग नहीं ली थी। फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, इस दिन किसे अस्थायी सदस्य चुना गया था? तो फ्रेंड याद रखेंगे, 9 दिसंबर 1946 को जो हमारा प्रथम बैठक हुई संविधान सभा की, इस दिन सच्चिदानंद सिन्हा को, वो सबसे पुराने सदस्य थे, वरिष्ठता के आधार पर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। फ्रेंड, यहाँ से आपके बहुत से प्रश्न देखने को एग्जाम में मिलते हैं और अलग अलग प्रकृति के मिलते हैं। जैसे पूछे कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो याद रखेंगे सच्चिदानंद सिन्हा होगा। अगर ये पूछ लिया जाए संविधान सभा की आपके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो भी आपका सच्चिदानंद सिन्हा होगा। और फ्रेंड, अगर कभी प्रश्न में प्रकृति इस प्रकार से पूछा जाए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तब फ्रेंड वहां ध्यान रखने की बात होगी, जब अस्थायी शब्द लगा के पूछे तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही होंगे। तो फ्रेंड याद रखेंगे, यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष कैसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। फ्रेंड, जानकारी के लिए आपको बता दें कि उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? अस्थायी उपाध्यक्ष पहली बैठक में किसे बनाया गया? ये प्रश्न पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें आपको किसे बनाया गया था। याद रखेंगे इस पॉइंट को, फ्रैंक एंथोनी को। किसको फ्रेंड? फ्रैंक एंथोनी को आपका इस दिन उपाध्यक्ष बनाया गया था। और फ्रेंड, संविधान सभा की पहली बैठक में कुल 9 महिला उपस्थित हुई। वैसे संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी, लेकिन फ्रेंड उसमें से जब पहली बैठक हुई उस दिन केवल 9 महिलाएं उपस्थित हुई थी। और फ्रेंड, अगर हम बात करें कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, तो उनका नाम था बेगम अयाज रसूल। इसको भी याद रखेंगे, बेगम अयाज रसूल थी। बढ़ते हैं अगले हम 11 दिसंबर 1946 की घटना पे। फ्रेंड, 11 दिसंबर 1946 को आपकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आपका संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। याद रखेंगे इसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो एच.सी. मुखर्जी को चुना जाता है। और फ्रेंड, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो फ्रेंड इस पॉइंट को याद रखेंगे, उनका नाम क्या था? बी.एन. राव था। बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार, यहां से प्रश्न पूछता है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो बी.एन. राव थे। इनका पूरा नाम बात करें तो बेनेगल नरसिंह राव था। क्या नाम था फ्रेंड? बेनेगल नरसिंह राव था। कभी इनका पूरा नाम देके आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो याद रखेंगे बेनेगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम था। और फ्रेंड, ये संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के। फ्रेंड, जब बी.एन. राव के द्वारा संविधान सभा से संबंधित जब उन्होंने
ग्रेनविल ऑस्टिन से, जब ऑस्टिन से उन्होंने सलाह मांगा, उन्होंने पूछा, ऑस्टिन से आपका BN राव के द्वारा सलाह मांगा गया कि संविधान बनाने के बारे में पूछा गया उनसे कि भारत का संविधान कैसे बनाया जाए, तो उन्होंने कहा था कि जिस देश में अंबेडकर जैसा व्यक्ति रहता हो उसे दूसरे देश के किसी व्यक्ति से क्या पूछना, आप जाइए और अंबेडकर से सलाह लीजिए। अगर फ्रेंड BN राव की बात करें तो यह एक ICS अधिकारी थे और उन्होंने 1937 में जब बर्मा का जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय ये महत्वपूर्ण भूमिका उसमें अपनी निभा चुके थे। BN राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन ये संविधान सभा का प्रारूप तैयार किए थे। इस पॉइंट को याद रखेंगे। बढ़ते हम 11 दिसंबर 1946 की तरफ। सॉरी फ्रेंड, 13 दिसंबर 1946 पे चर्चा करते हैं। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। यह भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, तो याद रखेंगे 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। एक प्रश्न यहाँ से यह भी बनता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, तो याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। फ्रेंड, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से ये बताया जाना चाहता था भारतीयों को कि किस प्रकार से संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। इस उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि ये भारतीयों को बताना चाहते थे लोग कि किस प्रकार से इसका निर्माण किया जाएगा, हमारे संविधान की प्रकृति कैसी होगी और यह हमारे संविधान में SC ST अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए क्या व्यवस्था होगी, धार्मिक स्वतंत्रता कैसी होगी, किस दिन लागू होगा, इससे संबंधित आपका उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। फ्रेंड, बाद में उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चल के हमारा क्या बना, आपका प्रस्तावना बना। यही आगे चल के क्या बना, प्रस्तावना बना, उद्देशिका बना भारतीय संविधान का। बढ़ते हैं हम लोग 22 जनवरी 1947 पे चर्चा करते हैं। फ्रेंड, 22 जनवरी 1947, फ्रेंड, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया। यहाँ से भी आपको एग्जाम में प्रश्न बहुत देखने को मिलता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया, तो याद रखेंगे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। एक प्रश्न ये बनता है कि हमारा संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा था, तो याद रखेंगे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ और हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। और इसमें अगर बात करेंगे कुल कितना खर्च हुआ, तो फ्रेंड अगर लगभग की बात करें तो हम कह लेंगे 63 लाख, लेकिन अगर एक्चुअल डाटा की बात करें तो इसमें कुल 63,96,729 रुपये का खर्च हुआ था टोटल। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। फ्रेंड, एक बार हम लोग जो कुल 389 सदस्य आपके थे, ये आपके कहाँ से चुन के आने थे, इन पे चर्चा कर लेते हैं। को फ्रेंड, आपकी ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों से आपके कुल कितने सदस्य चुने गए, 292 सदस्य, 292। अगर चीफ कमिश्नरी प्रांतों से बात करें तो 4 सदस्य चुने जाने थे, देशी रियासतों से 93 और महिलाएं कुल कितनी 15 चुनी जानी थी। और फ्रेंड, SC सदस्य जो थे, अनुसूचित जाति के जो सदस्य थे, ये आपके 33 सदस्य थे और फ्रेंड अनुसूचित जनजाति सदस्य आपके 26। तो इस प्रकार ये डाटा रहा जो आपके कुल 389 सदस्य थे इससे संबंधित। फ्रेंड, एक आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेके विवाद हुआ था। किसको लेके, डॉक्टर BR अंबेडकर को लेके। डॉक्टर भीमराव
अंबेडकर को लेके एक विवाद हुआ था। ये विवाद क्या था आपको बताते हैं। फ्रेंड, जब संविधान सभा का चुनाव हो रहा था तो डॉक्टर भीमराव जो थे आपके, सबसे पहले ये आपके कहाँ से चुने गए थे याद रखेंगे, ये आपका जयसुरकुल्ला प्रांत से, जो आपका उस समय ये पूर्वी बंगाल का हिस्सा था, पूर्वी बंगाल का हिस्सा हुआ करता था, यहाँ से ये चुने गए थे। लेकिन बाद में जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो जो ये भाग था जयसुरकुल्ला वाला, जो पूर्वी बंगाल का भाग था, ये पाकिस्तान में चला गया और संविधान सभा से वो बाहर हो गए। इसको लेके एक विवाद हुआ। उसी समय मुंबई के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था, क्या नाम था उनका, नाम था आपका बीजी खेर। बीजी खेर ने अंबेडकर को लेकर पत्र लिखा और कहा कि एक सीट वहां से खाली कराइए। M.R. जयकर जिस जगह से संविधान सभा में सदस्य चुने गए थे, B.S. खेर ने क्या लिखा, लेटर लिखा कि एक सीट अंबेडकर जी के लिए खाली कराइए। तो फ्रेंड, M.R. जयकर जिस जगह से संविधान सभा में सदस्य चुने गए थे, उन्होंने अपना क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया और पुनः मुंबई प्रांत से अंबेडकर चुनकर संविधान सभा में भेजा गया। तो इस प्रकार ये जो विवाद था समाप्त हुआ भीमराव अंबेडकर से संबंधित। तो बीजी खेर के पत्र लिखने पर किसने अपना त्याग पत्र दे दिया था, तो याद रखेंगे उनका नाम क्या था, M.R. जयकर। M.R. जयकर ने त्याग पत्र दे दिया और जब त्याग पत्र दे दिया तो पुनः मुंबई प्रांत से त्याग पत्र दिए थे, अंबेडकर को पुनः संविधान सभा में भेजा गया था। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। 26 नवंबर 1949 तक कुल कितने बैठकें हुई संविधान सभा की, तो याद रखेंगे 11 बैठकें हुई। इसको लेके बहुत ही एग्जाम में जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो कंफ्यूजन होता है। तो फ्रेंड 26 नवंबर 1949 तक 11 बैठकें हुई। अगर पुनः फ्रेंड 12वीं बैठक आपकी होती है जो आपकी 24 जनवरी 1950 को होती है और इस दिन इसलिए ये बैठक बुलाई गई थी 12वीं बैठक आपकी कि सभी सदस्य एक बार पुनः आए और संविधान पर हस्ताक्षर करने के लिए उपस्थित हों। और जब आपकी 12वीं बैठक 24 जनवरी 1950 को होती है उस समय कुल 284 सदस्य उपस्थित होते हैं। और कहाँ उपस्थित होते हैं ये भी पूछा जाता है, तो दिल्ली के सेंट्रल हॉल में ये लोग उपस्थित होते हैं और ये उपस्थित इसलिए होते हैं कि संविधान पर ये हस्ताक्षर करने के लिए उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड कुल कितनी बैठकें हो गई, 11 बैठक 26 नवंबर 1949 तक हो गई थी, 12वीं बैठक आपका 24 जनवरी 1950। तो कुल बैठकों की संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई। अगर पूछा जाए कि संविधान सभा में कुल कितनी बैठकें हुई तो याद रखेंगे 12 बैठकें हुई थी। अगर ऑप्शन में आपका 12 नहीं रहता है तो 11 करेक्ट होगा। फ्रेंड, अब प्रश्न ये उठता है कि जब हमारा संविधान सभा पर हस्ताक्षर करना शुरू हुआ तो सबसे पहले किसने किया, तो याद रखेंगे सबसे पहले संविधान के पन्नों पर हस्ताक्षर देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और फ्रेंड सबसे अंत में किसने हस्ताक्षर किया, तो फ्रेंड सबसे अंत में हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस पर हस्ताक्षर किया था। और उन्होंने हस्ताक्षर करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि हमने अपने पूरे संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में सबसे अच्छा यह किया है कि अंबेडकर को प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना है। अंबेडकर ने एक दक्ष पायलट की भूमिका निभाई है संविधान को बनाने में। उन्होंने ये शब्द हस्ताक्षर करते हुए कहा था। फ्रेंड, अब प्रश्न ये उठता है कि हमारा संविधान जब आपका
24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर हो गया तो इसी दिन क्यों नहीं लागू कर दिया गया, या जब बन के तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को तभी क्यों नहीं लागू कर दिया गया। अब प्रश्न ये उठता है कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बन के तैयार हो गया था तो लागू क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं लागू कर दिया गया। तो फ्रेंड आपको बता दूं जानकारी के लिए, 1929 में आपके लाहौर अधिवेशन होता है, कांग्रेस का क्या होता है, लाहौर अधिवेशन होता है, याद रखेंगे लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का रहता है अधिवेशन, और यह रावी नदी के तट पे होता है, रावी नदी के तट पे, और रात 12 बजे पहली बार पूर्ण स्वराज की घोषणा की जाती है। कब? 12 बजे पहली बार पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 में रावी नदी के तट पर किया जाता है, और यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक 26 जनवरी को हम किस रूप में मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो इस तारीख को हम इतिहास के पन्नों में दर्ज कराने के लिए, इस तारीख को याद रखने के लिए हम अपने संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया। केवल आपकी घोषणा 1929 में लाहौर अधिवेशन में कर दिया गया था स्वतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाने के लिए, इस तिथि को यादगार बनाने के लिए, इतिहास के पन्नों में दर्ज कराने के लिए इस तिथि को हमने क्या किया कि 26 जनवरी 1950 को हमारा पूर्णतः आपका संविधान लागू किया गया था। लेकिन फ्रेंड इससे पहले भी कुछ आपके आर्टिकल थे, जो अनुच्छेद थे, वो आपके 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। आंशिक रूप से संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया। फ्रेंड इसमें कुल 16 अनुच्छेद थे जो आपके 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए थे। इसमें नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद था, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद था, संसद से संबंधित अनुच्छेद था, और भारत के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद जो थे 16 अनुच्छेद, ये आपके आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे। फ्रेंड इसका वर्णन कहाँ मिलता है कि आपका 26 नवंबर 1949 को ये लागू कर दिया गया था? इस बात का उल्लेख आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 394 में लिखा गया है कि आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को इस 16 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था। फ्रेंड ये तिथियां बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से बार बार पूछी जाती हैं। कब ये पूछा जाए कि 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान राष्ट्रगीत को लागू किया गया था, याद रखेंगे। कभी पूछा जाए कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, दो शब्द याद रखेंगे, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब लागू किया गया, तो याद रखेंगे ये आपका 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। जबकि अगर राष्ट्रीय ध्वज की बात है कि जबकि राष्ट्रीय ध्वज कब लागू किया गया, तो याद रखेंगे ये 22 जुलाई 1947 को लागू किया गया था। यहाँ ध्वज है आपका, राष्ट्रीय ध्वज कब लागू किया गया, तो 22 जुलाई 1947 को लागू किया गया। सर्वसम्मति से 24 जनवरी 1950 को निर्विरोध निर्वाचित राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया था। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। फ्रेंड हमारा जो संविधान सभा था, ये दो प्रकार का कार्य करती थी उस समय। फ्रेंड 15 अगस्त 1947 के बाद जब भारत शासित अधिनियम 1935 के अनुसार चल रहा था, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में 1947 में दो बातें लिखी गई थी। जब तक भारतीयों के द्वारा भारत का संविधान निर्माण नहीं हो जाता, भारत का शासन 1935 के अनुसार ही आपका चलेगा, जो उसमें नियम है उसी के अनुसार चलेगा। और उस समय तक संसद का गठन नहीं हो जाता, तब तक संविधान सभा दो कार्य सौंपा गया संविधान सभा का, जब तक संसद का आपका गठन नहीं हो जाता। तो ये दो कार्य कौन कौन थे? तो फ्रेंड संविधान सभा के दो कार्य में ये पहला जो था संविधान का प्रमुख कार्य था, संविधान का निर्माण करने का कार्य दिया गया। ये जो आपका संविधान सभा थी, ये संविधान का निर्माण करने का कार्य करती थी। इसके साथ साथ वह संसद की भूमिका भी निभाती थी। उस समय वो कानून बनाने का भी कार्य इसी के द्वारा आपके किया जाता था। फ्रेंड संविधान निर्माण करने
का जो कार्य था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बता चुके हैं, इसके अध्यक्ष जो थे कौन थे? ये राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन फ्रेंड, जो संसद की भूमिका निभाती थी उस समय अध्यक्षता कौन करता था? उस समय अध्यक्षता कौन करता था? तो याद रखेंगे कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर। ये आपसे प्रश्न पूछा भी जाता है कि प्रथम स्पीकर कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर, याद रखेंगे इस पॉइंट को। गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे अध्यक्षता करते थे जब संविधान सभा कानून बनाने की भूमिका में कार्य करती थी उस समय। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। आज संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों के बारे में चर्चा करते हैं। फ्रेंड, संविधान सभा की प्रमुख समितियां थी, जिसमें 7 सदस्यीय समिति थी, जिसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य थे। फ्रेंड, जो आपके अध्यक्ष थे उन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो इसके आपके सदस्य थे। और 6 अन्य सदस्य थे, उनमें आपका अल्लादी कृष्ण स्वामी, एम गोपाल स्वामी अयंगर, मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, डीपी खेतान और बीएल मित्र थे। फ्रेंड, आपके डीपी खेतान जो थे आपका, इनका क्या हो जाता है? 1948 में मृत्यु हो जाती है। कब फ्रेंड? 1948 में इनकी मृत्यु हो गई। तो फ्रेंड, इनके स्थान पे किसका चयन हुआ? टीटी कृष्णाचारी का। याद रखेंगे, इनके स्थान पे टीटी कृष्णाचारी का चयन होता है, कृष्णाचारी का चयन हो जाता है। और फ्रेंड, बीएल मित्र, इनका स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण क्या रहता है? इनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण इनके स्थान पे किसका चयन हुआ था? एम माधव राव। याद रखेंगे, इनका स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण इनके स्थान पर एम माधव राव का चुनाव किया गया था। और फ्रेंड, इस समिति का गठन कब किया गया था? याद रखेंगे, गठन कब हुआ था? तो याद रखेंगे, गठन जो हुआ था आपका 29 अगस्त 1947 को हुआ था। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। और फ्रेंड, एक टॉपिक है आपका झंडा समिति। आपके झंडा समिति के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं कि फ्रेंड, झंडा समिति क्या थी? झंडा समिति फ्रेंड, झंडा समिति में कुल सदस्य कितने थे? तो याद रखेंगे, कुल 6 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद। फ्रेंड, इसको लेके बहुत ही कंफ्यूजन है। झंडा समिति को लेके जेपी कृपलानी मिलता है हर जगह, लेकिन वो सही नहीं है। राजेंद्र प्रसाद ही कौन थे? अध्यक्ष थे। और फ्रेंड, सी राजगोपालाचारी, सरोजिनी नायडू, अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के एम मुंशी, अन्य 5 सदस्य थे आपके। इसको याद रखेंगे। और झंडा समिति का गठन की बात करें, किसका गठन कब हुआ था? तो याद रखेंगे 23 जून 1947 को इस समिति का गठन किया गया था। आगे फ्रेंड, चर्चा करते हैं आपको कुछ समितियों को लेके पूछा जाता है क्वेश्चन, जो आपसे हम चर्चा कर लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार है, पूछा जाता है कि संघ शक्ति समिति और फ्रेंड एक संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे, इन दोनों के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? इसके आपके अध्यक्ष थे। नियम समिति
नियम समिति, नियम समिति। और फ्रेंड संचालन समिति, संचालन, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे फ्रेंड? तो याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फ्रेंड प्रांतीय समिति, प्रांतीय समिति के कौन थे? और सलाहकार समिति, दो थी। इसके कौन थे? सलाहकार समिति के जो सदस्य थे, इन दोनों के कौन थे? तो याद रखेंगे वल्लभ भाई पटेल थे, वल्लभ भाई पटेल थे। तो फ्रेंड इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। और मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक सलाहकार समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यहां से भी आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो इस प्रकार फ्रेंड हम लोग संविधान सभा के गठन से लेके जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे, जितने भी आपके एग्जाम में आपके प्रश्न बन सकते थे, उनको हम इस क्लास के माध्यम से कवर कराने का प्रयास किए हैं। फ्रेंड सभी हम थ्योरेटिकल आपका क्लास कराने के बाद आपको प्रश्नों के माध्यम से भी हम आपको सॉल्व करा देंगे आपका संविधान सभा के गठन से संबंधित। तो फ्रेंड ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर करिए। इसी प्रकार की क्लास हम आपको राष्ट्रपति से, संसद से, समितियों से, आपके संविधान के स्रोत से, सबसे हम अलग अलग क्लास के माध्यम से कवर कराने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड लास्ट तक हमारी क्लास देखने के लिए थैंक यू।